Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. I hope you all are doing good. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज में आज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं विच इज़ आसियान। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसका आप जवाब अगर दो तो आप हमें समझ आ जाएगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है या इतनी रेलेवेंट क्यों है। अगर मैं पूछूं कि साउथ ईस्ट एशिया में आखिरी बार आपने कब सुना, कब देखा या कब पढ़ा कि इन कंट्रीज़ के बीच में, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के बीच में कोई झगड़ा हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ? जो लास्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट था वो वियतनाम और चाइना के बीच में 1979 में था। और यही वजह है कि 1990s में ये कहा गया कि आसियान का जो फ्यूचर है वो यूरोप के जैसा होने वाला है और यूरोप का फ्यूचर आसियान के पास्ट के जैसा होने वाला है, जो कि हम आज के टाइम पे देख भी रहे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन में जो चीज़ें हो रही हैं या उसके आसपास जिस तरीके से चाहे फ्रांस में कुछ ना कुछ राइट्स होते रहते हैं या कुछ ना कुछ यूरोप में लगा ही रहता है। तो ऐसा क्या हुआ कि आसियान पिछले कुछ दशक में, पिछले कुछ सालों में यूरोप से भी तेज गति से तरक्की कर रहा है, यूरोप से तेज ट्रेजेक्ट्री पे आगे बढ़ रहा है। तो उसको देखने के लिए, इस इवेंट को समझने के लिए कि 1967 में आसियान की स्थापना, आसियान का फाउंडेशन क्यों डाला गया, जो भी जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जियो पॉलिटिक्स के मामले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी इवेंट हो रहा होता है, मैं हमेशा बोला और फिर से बोल रहा हूँ, उसके कुछ ना कुछ कॉजेज रहे होते हैं और उस इवेंट के भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इस इवेंट का 1967 में जो ये बना, एक बार अगर उसे आप समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आएगा कि आसियान बना क्यों और वो सक्सेसफुल क्यों हो पा रहा है। ठीक। तो अगर बात करें कि क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई 1967 में कि आसियान का फॉर्मेशन हुआ, एक्चुअली इस वक्त कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अपने आंसर्स को लिखते हैं, मेंस में पॉलिटिकल एंगल भी है, इकोनॉमिक एंगल भी है, जियो पॉलिटिकल एंगल भी है, रीजनल एंगल्स भी हैं। तो वो सारे एंगल्स की वजह से ये हुआ। पॉलिटिकल टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से इस एरिया में रहते थे। इंडोनेशिया और मलेशिया एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन में रहते थे और बहुत ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। और इंडोनेशिया, मलेशिया के अलावा भी बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में झगड़े होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन्स और मिसट्रस्ट होता था इन नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि कंट्रीज़ का साइज छोटा है, एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही काम हो सकता है। पर कोऑपरेशन की जगह जब मिसट्रस्ट था तो वहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, वहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन्स और वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और उसकी वजह से, जो जिस वजह से ये टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। 1960s का ये वही टाइम है जब कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में भी हमने देखा कि ये दो आइडियोलॉजीज के बीच की लड़ाई थी कि ये कह रहा था कि सोवियत आइडियोलॉजी जो है, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, उसको रखा जाए, दूसरा कह रहा था कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को रखा जाए। उसी तरीके से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पे भी थे, इन कंट्रीज के बीच में भी था। कोई कह रहा था कि डेमोक्रेटिक तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई कह रहा था अथॉरिटेरियन तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और एक दूसरे की फंक्शनिंग पे हमेशा से एक क्वेश्चनिंग होती थी इन कंट्रीज के बीच में। जब कोई कोऑपरेशन नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था, इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट था, इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई थी। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट थी, पॉवर्टी थी, लैक ऑफ ग्रोथ था, इकोनॉमी की इंटीग्रेशन की ज़रूरत महसूस की गई। और ये सब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आसियान के अंदर या उस वक्त के साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के अंदर थे, उससे और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा ग्रेव तरीके से वो इसलिए उभर के आ रही थी, या आसियान की ज़रूरत और ज़्यादा इसलिए पड़ी क्योंकि 1967 का ये वही टाइम है जब साइड बाय साइड कोल्ड वॉर चल रही थी। और ये 1960s का ही दौर था जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जहां पे अब डर लगने लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकंड हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है और यहाँ से तो फिर सर्वनाश ही होना है। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए, उन एक्सटर्नल थ्रेट्स, उन कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन से निपटना भी चाहते थे यहाँ के कंट्रीज। ये नहीं चाहते थे कि हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हम इन ग्लोबल पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हमें ड्रैग किया जाए और हम इनके पावर स्ट्रगल्स में कठपुतली बन के रह जाए। और इसीलिए एक इंटरनल मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात की गई जहां पे इन ग्लोबल चैलेंजेस से निपटा जाए, कोल्ड वॉर में किसी की साइड ना जाकर अपने ऊपर ध्यान देने की बात की जाए, और ये जो भी आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंगल्स हैं उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। और इसीलिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। तो आसियान है क्या? इट्स अ रीजनल ग्रुपिंग, एक रीजनल ग्रुपिंग है दैट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब अगर मैं डेफिनेशन से यहां से शुरू कर देता कि आसियान क्या है, एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन,
तो शायद आपको वो मज़ा नहीं आता, फिर वो लगता बस किताबी बातें हैं, किताबी बातों के लिए ये लिखी गई है। नहीं, इनकी इकोनॉमिक दिक्कतें थी क्योंकि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। इनकी सिक्योरिटी की दिक्कतें थी क्योंकि कई सारे कंट्रीज, जैसे मैंने कहा इंडोनेशिया और मलेशिया, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। तो ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की कोई दिक्कत ना हो, तो उनके बीच में कोऑपरेशन हो। ठीक। और ये 10 मेंबर कंट्री फिर साथ में अब बन के ब्रुनई, कंबोडिया, जो पीछे आप देखोगे कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई। ठीक। आप कहीं जाके इसका एग्जैक्टली एक एमबीबीएस क्लिप टीवी, एक निमोनिक ये है कि एमबीबीएस क्लिप टीवी एक ऐसा है, या आपको जो निमोनिक सूट करे उस निमोनिक के हिसाब से एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ कि आप इसे रट लो, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा लगता है बाद में करेंगे, नहीं बाद में नहीं होगा, पर हाँ एक बार आप पढ़ लो, एक निमोनिक के साथ अभिधान में बैठा लो, हो सके तो कमेंट में इन नाम को लिख भी दो, क्योंकि जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड बैठा रहे कि ये नाम थे, जब हम पढ़ रहे थे तो ये मैंने उस मैसेज पे लिखा था, एग्जाम में वो याद आ जाएगा, वो चमक जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये कंट्रीज थे। तो एक रीजनल ग्रुपिंग है, 10 मेंबर ग्रुपिंग है, कंट्रीज के नाम हमने देख लिए हैं। इट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, इसीलिए इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और ये जो जब स्टेब्लिश हुआ था तब इसके फाउंडिंग फादर 5 फाउंडिंग फादर्स थे, या 5 कंट्रीज ने इसे शुरू किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक। और इसीलिए इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जिससे ईस्ट एशियन कंट्रीज जूझी थी, उसी की वजह से इन्होंने जो एम रखा वो ये रखा कि वी विल बी हैविंग वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि इसका सेक्रेटरीट जकार्ता, इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ठीक है। आगे चल के इंडिया के बारे में और इंडिया और इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, बट एक बार मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि किस तरीके से आसियान डेवलप हुआ, किस किस तरीके से उसमें क्या क्या एडिशंस होते गए कि वहां पे चीजें और बेहतर होती गई। ठीक। तो सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी 1967 से भी 7 साल पहले, 6 साल पहले, 1961 में, जब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एएसए, फॉर्म हुआ था। इट वॉज फॉर्म्ड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड टू प्रमोट इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन। इन 5 कंट्रीज के साथ एएसए का फॉर्मेशन हुआ 1961 में। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन होता है, जो 5 कंट्रीज मैंने आपको बताया, और वहां से वो बन जाता है आसियान। फिर पहली आसियान समिट लगभग 9 साल बाद होती है, और इस समिट में मेंबर कंट्रीज ये प्लेज लेते हैं दैट दे विल वर्क टुवर्ड्स रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आई एम सॉरी, थोड़ा गला खराब है। ठीक। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की तरफ ये अपना काम करेंगे। इसके बाद उसी साल टैक और आफ्टा टैक साइन होता है, विच इज ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। इट स्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन, टैक। और इसे बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है आसियान की डेवलपमेंट में। आसियान फ्री ट्रेड एरिया, AFTA, 1992 में बना। फिर ये इट एम टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया अमंग द मेंबर कंट्रीज। और उसके बाद ये जो RCEP की कई बार बात हुई है, जिसमें इंडिया और काफ़ी सारी कंट्रीज इकट्ठा होकर साथ आई थी फ्री ट्रेड के लिए। हालांकि महात्मा गांधी का रेफरेंस देखिए, अगर आप लोगों ने, जो लोग थोड़ी पहले से पढ़ रहे हैं उनको याद समझ आ गया होगा या याद आया होगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महात्मा गांधी का रेफरेंस देते हुए ये कहा था कि मैं या इंडिया RCEP का पार्ट नहीं बन सकता है। ठीक। तो यह अच्छा, मतलब डिप्लोमेसी में थोड़ा सा ये सब होता रहता है। आसियान चार्टर 2008, ये आसियान चार्टर 2008 में साइन हुआ। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथन्स इट्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC 2015 में आई। इट एम्ड टू इंटीग्रेट द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड प्रमोट रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था, और आसियान ने RCEP की को कब ज्वाइन किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 2020 में साइन हुई थी। इंडिया पार्ट बना था, फिर पीछे हट गया था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है। ठीक है। इंडिया के अपने कंसर्न्स थे कि कुछ डेफिनेशंस ठीक नहीं थी, चाइना की डंपिंग के इश्यूज थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अब आसियान की जैसे मैंने बात की कि आप लोगों ने को कब याद है कि वहाँ पे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत साल पहले हुआ था, ठीक। तो इसीलिए और इसी की वजह से उसने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया और उसी की वजह से आज आसियान लगभग थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है दुनिया की, थर्ड। और ये इस वक्त जैसे मैंने कहा कि ईयू से भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है। इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड थर्ड इन द एशिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसने चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ किया है। इन इन कंट्रीज के साथ एफटीए साइन हो चुके हैं। फोर्थ मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है ग्लोबली, और जिस लोकेशन पे ये सिचुएटेड है, क्योंकि वहाँ से मलक्का स्ट्रेट भी होता है और क्योंकि शिपिंग के बहुत सारे रूट्स हैं, ज़्यादातर समुद्र में ही ये सब आइलैंड कंट्रीज हैं, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसकी जो है वो तो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई साइन ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हर पैरामीटर पे ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस जगह पे है, और जो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसियान लेड फोरम्स, कुछ ऐसे फोरम बने हैं जो आसियान ने के थ्रू इनिशिएट किए गए, और इवेंचुअली वो उसकी वजह से इन कंट्रीज के बीच में और इन कंट्रीज के साथ जिन कंट्रीज को आना है उनमें कोऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पा रहा है। नंबर वन इज आसियान रीजनल फोरम, उसके बाद आसियान +3 एंड ईस्ट एशिया समिट। इन तीनों को एक एक बार देख लेते हैं ब्रॉडली। ये तीन फोरम से कोई क्वेश्चन आएगा भी ज़्यादा तो इन्हीं से आएगा, ठीक। इसके बाहर से ज़्यादा आसियान के से रिलेटेड फोरम से नहीं आएगा। तो ASEAN Regional Forum ARF, the 27 member multilateral grouping was developed in 1993। याद रखना ये 1993 में हुआ था, कंफ्यूज मत हो जाना कि आसियान लेड ये और आसियान रीजनल फोरम एक है। वो 1967 में बना था, ये 1993 में बना था। उसमें अभी 10 मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पे 10 मेंबर के साथ 7 कंट्रीज और जुड़े हुए हैं। मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है 27 मेंबर कंट्रीज की टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज, टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी क्या होती है कि कहा जाता है कि डिफेंस एंड डिप्लोमेसी गोज हैंड इन हैंड, कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तब डिफेंस आता है, या अगर कभी डिफेंस को एंटर करना है और डिफेंस के थ्रू, आर्म्स के थ्रू, हथियार के थ्रू, सोल्जर्स के थ्रू कोई बात करनी है तो उससे अच्छा कि डिप्लोमेसी आ जाए, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी पहले आ जाए, ठीक। इसके अलावा ASEAN+3, द कंसल्टेटिव ग्रुप इनिशिएटेड इन 1997 ब्रिंग्स टुगेदर आसियान्स 10 मेंबर कंट्रीज, और इसके अलावा 3 और, विच इज चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, ठीक है। चाइना जापान याद रहेगा, साउथ कोरिया भी याद रखना, ठीक। ASEAN+3 ये थे, 1997 में आया था। ये था आसियान रीजनल फोरम जो 1993 में आया था। आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें 27 हैं, ASEAN+3 में ऑब्वियसली 10+3 13 ही हैं। ईस्ट एशिया समिट, इसमें मेंबर कंट्रीज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2005 में हुआ था ये, और मेन पर्पस यही था कि उस रीजन की प्रॉस्पेरिटी और उस रीजन की जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो बनी रहे। आसियान के अलावा ये कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया इनमें से ASEAN+3 का पार्ट नहीं है, ARF का पार्ट अभी इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन ये जो इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। तो इंडिया ईस्ट एशिया समिट 2005 से जो होती आ रही है उसका पार्ट है। आसियान प्लेज अ सेंट्रल रोल एज द एजेंडा सेटर, कि ईस्ट एशिया समिट आसियान की ही साइडलाइंस पे होता है, तो इसमें वो होगा क्या, एजेंडा क्या रहेगा, वो इंडिया ही डिसाइड, वो सॉरी आसियान ही डिसाइड करता है, ठीक। एक बार कंट्रीज आप एक बार और देख लो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड आसियान पर। अब कहानी वही बात ये है कि ये जो जब 1967 में से पहले 60s के दौर में आसियान की अपनी दिक्कतें थी और वो एक दूसरे से लड़ाई करके, संघर्ष करके सरवाइव कर रहा था, और उसको फिर लगा कि कोल्ड वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने का तरीका ये है कि रीजनल ग्रुपिंग हमारी अच्छी हो, हमारी और मजबूत हो, जहां हम इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें। तो इंडिया को उस तरफ देखने की ज़रूरत कब पड़ी। इंडिया में भी एक इवेंट हुआ जो 1991 में, जो हमारा जो पूरा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, उसके बाद इंडिया ने ये देखा कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, जब उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ मोड़ा, तो उसने देखा कि जब मैं लिबरलाइज कर रहा हूँ तो किन कंट्रीज की तरफ मोड़ा जाए अपना फेस, ठीक। तो जब उसने ये लिबरलाइजेशन की 90s में लिबरलाइजेशन की जब बात की इंडिया ने, तब उसने देखा कि जो इकोनॉमिक स्पेस आसियान दे रहा है ना, जो इकोनॉमिक स्पेस
ये 10 कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज दे रही है। इसमें ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी हो सकती है, इसमें ग्रोथ की स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। और इसीलिए फिर इंडिया अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आया, जो बाद में 2014 के आसपास मेच्योर होके और ज़्यादा डायनेमिक हुई कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें सिर्फ देखा नहीं जाएगा, स्ट्रिक्ट और जल्दी जल्दी एक्शंस लिए जाएंगे। कन्वे करने की कोशिश ऐसे की गई इस नेमिंग से। ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, किस तरीके के नाम डाले जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं छोटा सा, जैसे एक FTX कोलैप्स हुआ था, इस वक्त बहुत बड़ा क्रिप्टो कोलैप्स हुआ था, और वैसे भी वो इकोनॉमिक जगत में बहुत बड़ा कोलैप्स माना जाता है। तो उसके जो फाउंडर है लगभग 30 साल का, सैम बैंकमैन-फ्रिड, उससे पूछा गया कि तुमने अपनी कंपनी का नाम एलेविडा रिसर्च क्यों रखा, क्योंकि उसने कहा कि जिस वक्त ये क्रिप्टो कंपनीज बन रही थी तो सब लोग नाम रख रहे थे कॉइन वॉइन ये वो, मैंने एलेविडा रिसर्च इसलिए रखा कि VC से, वेंचर कैपिटलिस्ट से मुझे फंडिंग बहुत अच्छी मिले। ठीक है, तो इसलिए ब्रांडिंग और नाम पे लोग इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, अब वो अच्छा नाम सोच रहा था कि मैं वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बुद्धू बनाऊंगा, और जो बनाया बहुत, खैर। तो आसियान इज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी में ये जो ब्रांडिंग और ये सब हुआ, और इवेंचुअली पॉलिसी में भी जो चेंजेस आएंगे वो है लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ गया। ठीक, आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। India's trade with ASEAN stands at approximately 6% of India's overall trade. इंडिया के ओवरऑल ट्रेड का लगभग 6% तो आसियान के साथ होता है, और वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। ASEAN India Burmese Council AIBC was set up in 2003 to bring key private sector players from India and ASEAN countries on a single platform. जो भी प्राइवेट सेक्टर के की प्लेयर्स हैं उन्हें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, AIBC आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, उसके थ्रू ये हुआ कि जो भी डेवलप इन इंडिया में और आसियान के इन 10 कंट्रीज में जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी कंपनीज अच्छी तरीके से बिजनेस में ग्रोथ कर रही हैं, उनको एक बेहतर कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसका नाम AIBC होगा। इसके अलावा ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक तो ये MAIMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर बनाया गया, और दूसरा ट्राइलेटरल हाईवे, एंड सेकंड इज कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी इंडिया की आसियान के साथ बनेगी, वो कहा जाता है कि काफ़ी बेहतर, मतलब काफ़ी लीप्स आगे रहेगा, और टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा, इवेंचुअली मनी की भी उतनी ही बचत होगी। दो चीज़ें जो कंफ्यूज कर सकती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने उन्हें साथ में लिख दिया है। ठीक, ये दिल्ली डिक्लेरेशन और दिल्ली डायलॉग इंडिया और आसियान के बीच में किया है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली मैरिटाइम डोमेन, to identify cooperation in maritime domain as the key area of cooperation under the ASEAN India strategic partnership। मैरिटाइम डोमेन में पार्टनरशिप के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन आया इंडिया और आसियान के बीच में। और ये जो दिल्ली डायलॉग है, ये एक एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट है। अब ये ट्रैक 1.5 इवेंट क्या होता है? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ये होती है, जो डायरेक्ट डिप्लोमेसी होती है, जहाँ पे ऑफिशियल्स जाते हैं प्रॉपरली और प्रॉपर ऑफिशियल बातचीत होती है। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी ये है कि मतलब अनऑफिशियली कुछ अनऑफिशियल लोग, कुछ अनऑफिशियल बातें किसी अनऑफिशियल जगह पे हो रही हैं, और उसका रिजल्ट कोशिश ये की जा रही है जो साइडलाइंस पे होती रहे बात, कि कोई अच्छा, कोई बेहतर रिजल्ट निकल आए। ठीक है, डिस्कसिंग द पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज बिटवीन आसियान एंड इंडिया, और इंडिया और आसियान के बीच में ये अनऑफिशियल तरीके से ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हर साल होती रहती है। पर इसीलिए मतलब ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आसियान के पास कि इंडिया आसियान की तरफ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। अपनी पॉलिसी का जो नाम था और जो पॉलिसी में चेंजेस हैं, लोग इससे एक्टिस्ट किया बहुत सारी और मतलब, और जितनी ज़्यादा चेंजेस, जितने ज़्यादा रिलेशनशिप्स और ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, उसकी वजह मतलब ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी इंडिया आसियान में दिखता है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ASEAN is crucial component of India's Act East policy and its Indo-Pacific strategy, reflecting the convergence of interest in the region। रीजन में जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होंगे अच्छी तरीके से, किसमें? एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, वो जो इन ईस्ट की कंट्रीज पे देखना चाहता है। आसियान उसका सबसे बड़ा रीजनल ग्रुपिंग है, तो आसियान के साथ अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो एक्ट ईस्ट की तरफ, और अपने आप इवेंचुअली रिलेशन अपने आप जो वो गोल है वो अचीव होगा अच्छा रिजल्ट का।
एंड सेकेंडली इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे भी इंडिया की पकड़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगी. सेकेंड इज काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस. स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप विद द आसियान कंट्रीज कैन सर्व एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन. चाइना अपना इन्फ्लुएंस किस तरीके से हर जगह बढ़ाता जा रहा है, किस तरीके से यूएस अब जो भी स्टेप उठा रहा है, उसका एक जो नई कोल्ड वॉर एरा की बात हो रही है जिसमें यूएसए वर्सेस चाइना हो रहा है, जहाँ पे ये भी कई बार कहा जा रहा है कि 1935 तक चाइना यूएसए को सरपास कर जाएगा. और सिर्फ ये दिक्कत की बात यूएसए के लिए नहीं, उसके एकदम इमीडिएट पड़ोसी हम इंडिया के लिए भी है, जिसके साथ चाइना के डोकलाम क्राइसिस भी हो रहा है, जिसके साथ चाइना ने ये जो अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे जो हुआ वो. तो ये सब जो भी इश्यूज हैं, जो भी चाइना का ऑफेंसिव नेचर है, उसे काउंटर करने के लिए आसियान के साथ हमारी नज़दीकी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है. वो अपॉर्चुनिटी आसियान चाइना को काउंटर करने के लिए ली जा सकती है, इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये कहा जाता है कि आसियान कंट्रीज के साथ ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो नॉर्थ ईस्ट के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, इवन जापान ने भी इस वक्त लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास की इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में कर रखी है. तो और जो खासकर आज के सिनेरियो में इस चीज़ को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मणिपुर में जो भी चीज़ें हो रही हैं पिछले 3-4 महीने से, जो भी मणिपुर जल रहा है, और जो भी एथनिक, जो भी क्लास बेसिस पे वहाँ पे डिवाइड है, चाहे वो कुकीज़ और मेतीस के बीच में हो या जिसके भी बीच में हो, वहाँ की का ब्रॉड रीज़न ये है कि रिजर्वेशन मिले. सारी चीज़ों का ब्रॉड रीज़न ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, हमारी वे ऑफ लिविंग है, वो अच्छी रहे. ऑब्वियसली अपनी अपनी कल्चरल और रिलीजियस चीज़ों को बनाए रखना हर कम्युनिटी चाहती है कि वो बनी रहे, बट इसके अलावा अगर उन्हें अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जॉब, अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन क्लैशेस में, इन दिक्कतों में कमी आएगी. ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट को और बेहतर करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए आसियान के साथ हमारी पार्टनरशिप या आसियान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, इंडो पैसिफिक हो, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, या चाइना को काउंटर करना हो, ये खूब सारी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास, और अच्छे अच्छे रीजंस हैं कि वो एक्ट ईस्ट आसियान के साथ अपनी अपनी बातचीत को या अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाए. तो अभी इंडिया इतना सब कुछ कर चुका है, बट आपसे अभी भी आपके आंसर्स में पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है और क्या बेहतर किया जा सकता है. तो कुछ ये पॉइंट्स है जो और बेहतर कर सकते हैं, या जो और चीज़ों को और अच्छी तरफ लेके जा सकते हैं, कि जैसे एनलार्जिंग द क्वाड. क्वाड जैसे नाटो का नाटो प्लस बनाया जा रहा है, या कई सारी चीज़ों का प्लस होके आ रहा है, तो उसी तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड कैन बी एक्सपैंडेड टू इंक्लूड आसियान कंट्रीज टू बिकम अ क्वाड प्लस अरेंजमेंट. कि स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि क्वाड को, हालांकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट हाँ, अब आप अखबार पढ़ते पढ़ते और सारी चीज़ें समझते जानते समझ गए होंगे कि ब्रॉडली ये चाइना को काउंटर करने के लिए है. ठीक, तो इसमें अगर इन आसियान कंट्रीज को इंक्लूड कर लिया जाएगा क्वाड क्वाड प्लस के हिसाब से, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है चीज़ें, और ज़्यादा इंडिया का कोऑपरेशन इन कंट्रीज के साथ और बेटर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो क्वाड में कंट्रीज हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके बीच में एक तरफ वो और दूसरी तरफ आसियान के 10 कंट्रीज, बीच में इंडिया, तो एक ग्रुपिंग और ज़्यादा मजबूत होगी. इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक. आसियान कंट्रीज हैव लिमिटेड मिलिट्री टाइज विद चाइना ड्यू टू मैरीटाइम डिस्प्यूट्स. उनके साउथ चाइना सी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाइना के साथ बहुत सारी कंट्रीज की बहुत सारी दिक्कतें हैं. तो इस गैप को, जो मिलिट्री का गैप चाइना और आसियान के जो कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज, उनके बीच में जो है, इंडिया उस गैप को फिल कर सकता है. इंडिया कैन फिल दिस गैप एंड बिकम अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री पार्टनर इन द रीजन. स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल कनेक्ट, और इसको बेहतर करने के लिए, चाहे कोई भी इकोनॉमिक चीज़ को ज़्यादा मजबूत करने के लिए या मिलिट्री चीज़ को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अगर लोग से लोग जोड़ पाएँ, अगर कल्चरल कनेक्ट हो पाए, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. और कल्चरल कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए. ठीक, इसके अलावा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और आईएमटी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, जो ट्राइलेटरल हाईवे, उसकी तो बात की. इसके अलावा भी है, अगर कनेक्टिविटी को और ज़्यादा लैंड, एयर और सी की कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, इन लिंकेजेस पे ध्यान दिया जाएगा, पीपल टू पीपल फ्लो पे ध्यान दिया जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, टूरिज्म लेके आएगा, और इवेंचुअली प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा आसियान के लिए भी और इवेंचुअली इंडिया के लिए भी.
आई होप आपको आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया सीखने को मिला। मिलते हैं अगली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच।